Welcome to Tax Masterclass. आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पार्ट 32, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त हम जो है इनकम टैक्स लॉ के एंड तक पहुंच गए और सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 242 तक हमने पहले 25 पार्ट्स में कवर कर लिए थे। उसके अलावा जैसे आपको पता है कि टैक्स लॉ में लॉ जो है वो इन सेक्शंस में गिवन होता है, जहाँ एक्सप्लेन किया जाता है कि आप किस वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड करेंगे, कौन सैलरीड पर्सन कौन होगा, बिजनेस क्या है, जो है डेप्रिसिएशन की क्या डेफिनेशन है, सारा कुछ होता है। और फिर उसके जो रेट्स होते हैं वो मुख्तलिफ स्केड्यूल में दिए होते हैं। इस वक्त हम हैं थर्ड स्केड्यूल में और इसके पार्ट 1 में, और सेक्शन 22 का रेफरेंस दिया गया है और डेप्रिसिएशन जो है ना टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। इस तरह है कि अगर आपने टैक्स लॉ को समझना है एज ए अकाउंटेंसी स्टूडेंट या एज ए लॉ स्टूडेंट, या किसी और वजह से आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, या आप टैक्स पेयर हैं और आप बिज़नेस इंडिविजुअल हैं, या आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं या एक कंपनी चलाते हैं, तो फिर ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट इस तरह है और टैक्स लॉ को समझना इस तरह ज़रूरी है कि टैक्स लॉज भी बेसिकली मुख्तलिफ अकाउंटिंग रूल्स हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। जबकि अगर आप या आपके पास जो अकाउंटेंट या जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आपके बिज़नेस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा आपको आपके बिज़नेस के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस बताते हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल्स फ़र्क होते हैं जो प्राइवेट बिजनेसेस यूज़ करते हैं, और टैक्स अकाउंटिंग रूल्स फ़र्क होते हैं जिनको हम टैक्स रूल्स कहते हैं। तो इस तरह है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, उसके अलावा और आइटम्स हैं, उनको आप रिड्यूस करते हैं हर साल और एक सर्टन परसेंटेज यूज़ करते हैं। टैक्स लॉ में जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो आपको वो जो रेट्स आपने बिल्डिंग के लिए यूज़ किए हैं, सपोज़ करें आप अपनी बिल्डिंग को 20% के हिसाब से डेप्रिसिएट कर रहे हैं हर साल, उसको आप 20% को रिवर्स करके अपनी टैक्स रिटर्न में डेप्रिसिएशन 10% कर देंगे, या शायद आप बिल्डिंग को 5% पर डिप्रिसिएट करते हो अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन टैक्स रूल्स के मुताबिक चूँकि यहाँ थर्ड शेड्यूल में क्लियरली बताया गया है कि ये जो सारी बातें सेक्शन 22 में हुई हैं एसेट और डेप्रिसिएशन के बारे में, उसके रेट्स यहाँ पे गिवन है। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर इक्विपमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो 30% के हिसाब से आप उसको डेप्रिसिएट करेंगे। मे बी शायद आप कम रेट से या इससे ज़्यादा रेट से कर रहे हो। उसके अलावा ये है कि 30 का मतलब है कि विद इन 3.5 ईयर्स ये कैपिटल जितना भी आपने लगाया था, आपने 1 लाख या 1 करोड़ या 10,000 जितने का भी इक्विपमेंट प्रिंटर वगैरह ख़रीदा था, वो डेप्रिसिएट होके ज़ीरो हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्टेबल अलाउंस है, टैक्सेबल इनकम में से भी माइनस होता है और आपके अकाउंटिंग इनकम में से भी। ये टेबल बना हुआ है और यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें जो है ना बताई हुई हैं। जैसे अगर आप किसी भी अपनी बिल्डिंग में डिसेबल लोगों के लिए कोई रास्ता यानी रैंप बनाते हैं तो उसको आप एक ही साल में 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कम कर सकते हैं। जैसे आपका टैक्स लॉस वगैरह जो है वो भी आपके प्रॉफिट्स को रिड्यूस करता है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम करता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखिए, अगर आपने कंपनी बनाई है और टैक्स ईयर 2022 चल रहा है तो जो प्रॉफिट आप कमाएंगे हर 100 रुपये पे आपको 21 रुपये टैक्स देना होगा। तो मुख्तलिफ टैक्स लॉ के अंदर ही डेप्रिसिएशन, टैक्स लॉ लॉस, टैक्स क्रेडिट, टैक्स रिबेट, डिडक्शंस, जनरल डिडक्शंस, स्पेसिफिक डिडक्शंस अलाउड हैं जिससे आप अपने उस 100 रुपये को कम कर सकते हो। 100 रुपये को अगर आप 10 रुपये कर देंगे तो फिर आपको 2.1 यानी 2 रुपये 10 पैसे जो है ना टैक्स देना पड़ेगा। जबकि आपका एक्चुअल प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट तो शायद 100 रुपीज़ रहे, लेकिन आपका टैक्सेबल प्रॉफिट जो है
रिड्यूस हो सकता है, वो डेफिनेटली लॉ की अंडरस्टैंडिंग से और प्रैक्टिस से होगा। इसी तरह कुछ एसेट्स जो है जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, उस पे आप इनिशियल अलाउंस भी क्लेम कर सकते हैं, यानी सालाना जितना भी आप उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करें उसके अलावा आप 25% कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी एंटिटीज़ जैसे कंपनीज़ होती हैं जिनको पहले प्रमोटर्स वगैरह बनाते हैं और कोई ख़र्चा करते हैं, कंपनी नेम लेते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो वो जो इनिशियल एक्सपेंडिचर होता है उसको 20% के हिसाब से प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और सेक्शन 25 में फुली एक्सप्लेन्ड है जो हमने कवर किया है। तो थर्ड शेड्यूल ब्रीफ शेड्यूल था जिसमें डिप्रिसिएशन के बारे में बताया गया। फोर्थ शेड्यूल जो है उसका ताल्लुक सेक्शन 99 से है। आप इस वक्त पार्ट 32 देख रहे हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री का, जहाँ पर हम जो एक्सप्लेनेशंस, यानी एक तो लॉ है जो सेक्शंस में दिया है, फिर रूल्स हैं इनकम टैक्स रूल्स 2002, वो हम नहीं कवर करेंगे। हम इसके बाद सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के कानून को देखेंगे और कोशिश करेंगे उसको इनकम टैक्स के कानून के साथ लिंक भी करें, क्योंकि एज अ बिज़नेस जो है आपको ये दोनों कानून, ख़ास तौर पे अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, तो वो कानून और इनकम टैक्स का कानून मिला के चलाना। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जैसे इंश्योरेंस बिजनेस है, उनको आपने जो सेक्शन 20, 21, 22 इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले सेक्शंस हैं उनके तहत नहीं बल्कि सेपरेटली उनके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने, और उसके प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है। अगर आप देखें तो ये ख़ुद से पूरा इंश्योरेंस बिजनेस के लिए पूरा टैक्स का कानून है कि कौन से एक्सपेंसेस, किस किस्म की इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फायर, लाइफ, म्यूचुअल इंश्योरेंस, इन सब को आप किस तरीके से इनके प्रीमियम्स लेंगे और इनमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। इसी तरह सेक्शन 100 का ताल्लुक फिफ्थ शेड्यूल से, और ऐसे बिजनेसेस जिनका प्रॉफिट और गेन्स जो है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम से आता है, यानी कि ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनको सेपरेट बिजनेस के तौर पे सेक्शन 20, 21, 22, 23 के हिसाब से नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हिसाब से नहीं, बल्कि इस स्केड्यूल में जो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स का तरीका दिया हुआ है वो आप करेंगे। और ये जो होगी वो कह रहा है प्रॉफिट एंड गेन, वो चार्जेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस तो होगा, लेकिन उसके एक्सपेंडिचर्स वगैरह जो है सर्च के, डिस्कवरी के, टेस्टिंग के, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं, ऑयल है, मिनरल्स हैं, इनको क्लियर कट ऐसा नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग की तरह कि आप कहीं पे जाएं और आप उस जगह को एक्सकवेट करें और उस जगह को डिग करें, वहाँ को ड्रिल करें और आपको लाजमन ऑयल वगैरह मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल जाए। तो चूँकि वो बिज़नेस स्पेशल नेचर का है तो उसके टैक्स रूल्स भी स्पेशल नेचर के। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे नहीं बताई गई वो उन्हीं सेक्शंस के मुताबिक होगी, जैसे सेक्शन 22 डिप्रिसिएशन वगैरह का जिक्र हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिप्लीशन अलाउंस, और ये चूँकि बिज़नेस नेचर डिफरेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से डिफरेंट है या रिटेल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपने रॉ मटेरियल मंगा लिया, लेबर आपके पास है, फैक्ट्री की फैसिलिटी आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो शॉर्ट है, और इसी तरह आपके प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह तो उनको आप नॉर्मल तरीके से करेंगे। डीकमीशनिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप ये जो यूनिट आपने लगाया जो पेट्रोलियम निकालने के लिए, उस सारी मशीनरी को डिसमेंटल आप जब करते हैं, चाहे वो सी में हो या वो लैंड पर हो। इसी तरह वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, ये मिनरल डिपॉजिट्स हैं अदर देन पेट्रोलियम, और इसमें बाकी और चीज़ें आती हैं। और इसके प्रॉफिट्स कैसे कंप्यूट करने, मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली टैक्स लॉ जो है वो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के रूल्स हैं, अकाउंटिंग रूल्स हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं और उनका मकसद है गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट करे, तो वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसी तरह हम आगे हैं 6 स्केड्यूल पे, लेकिन इससे पहले ये बताऊं कि ये जो सारे स्केड्यूल्स हैं इनके अंदर जो बातें की जा रही हैं एक तरह से वो इनकम टैक्स रूल्स 2002 की तरह, चूँकि एलेबरेट करनी है डिटेल्स को, उन सेक्शंस को, इन सेक्शंस को, सेक्शन 248 और 21E को
एलैबोरेट करना है, तो इसलिए इससे रिलेटेड बातें सेपरेटली उन्होंने कही हैं। अब जब आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड बनाते हैं, प्रोविडेंट वैसे भी कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे की चीज़, तो उसको आप कमिश्नर से अप्रूवल अगर दिलवा लेंगे तो फिर हमने जैसे सेकंड शेड्यूल में पढ़ा कि आपको काफ़ी सारी एग्जाम्पशंस होंगी। तो ये रिकग्निशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड तो हो सकता है कोई भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर का बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन टैक्स एग्जाम्पशन तब अवेलेबल होगी जब कमिश्नर के थ्रू आप इससे जो है अप्रूवल लेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, और फिर इसकी रिपोर्टिंग जो है टाइम टू टाइम बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात हो रही है, उनसे करवाएंगे। और यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से आपने डील करना है, रिकॉर्ड करना है, एक साल में जो इंटरेस्ट आएगा उस इन्वेस्टमेंट पे, जो प्रोविडेंट फंड आप सेपरेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो पैसा जो सेपरेट करके आप इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस से बाहर, उसको कैसे रखना है, उसकी कस्टडी क्या होनी है, ट्रस्ट क्या होना है, एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस कैसे ट्रांसफ़र होने हैं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको प्रोविडेंट फंड कैसे मिलना है, जो न्यू लोग हो रहे हैं उनका प्रोविडेंट वगैरह फंड कैसे सेट करना है। उसके अलावा एनुअल कंट्रीब्यूशन व्हेन डीम्ड टू बी इनकम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, तो कब जो है वो जो एनुअल कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड को एम्प्लॉयर कर रहा है वो एम्प्लॉय की इनकम कब कंसिडर होगी, तो वो पोर्शन ऑफ एनुअल accretion in the year to the balance at the credit of employee in a recognized as consist of contribution, और उसके अंदर फिर लिमिट्स हैं। डेफिनेटली टैक्स लॉ है तो हर चीज़ को बड़ा सिस्टमेटिकली बताया गया। अगर इस सेक्शन का एनालिसिस आप कर रहे होंगे तो फिर आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स हैं कि किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ की, और क्या बात हो रही है, वो पैसे जो एम्प्लॉयर दे रहा है, फिर लिमिट्स की बात हो रही है, कितना पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है जो फिर उसकी सैलरी में शामिल होगा। तो कोई भी 1/10 या 1,50,000 से ज़्यादा की अगर मंथली कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड में, तो जा तो पैसे प्रोविडेंट फंड में रहें, लेकिन 1,50,000 से ऊपर वाली अमाउंट उसकी सैलरी में शामिल हो जाएगी, टैक्स हो जाएगा। उसके अलावा जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो टाइम की कमी की वजह से इस वीडियोस को शॉर्ट रखना। आप पार्ट 31 देख रहे हैं, इसका मतलब पार्ट 1 में सेक्शन 1 की बात हुई थी, पार्ट 5 में सेक्शन 20 तक पहुंचे थे, और इस तरह ये जो सेक्शंस मुख्तलिफ बात हो रही है इनसे रिलेटेड आप जा सकते हैं। हमारी ये जो सीरीज़ है ये कॉम्प्रिहेंसिव जो है कमेंट्री हो रही है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जो टैक्स लॉ में चेंजेस आई हैं वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको भी देख रहे हैं। ये जो फ़ंड बन गया है इसको फिर आप जो है अगर इसका बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके अकाउंट्स कैसे होंगे, ये सब जो है इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ट्रस्टी, क्योंकि पैसा बिजनेस से बाहर रखा जा रहा है तो किसी बैंक के पास या किसी ट्रस्टी के पास रखा जाएगा वगैरह वगैरह, तो ये सब रिक्वायरमेंट्स होंगी। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आए बीच में, अपील रूल्स वगैरह का जिक्र है, और फिर इनकम टैक्स रूल्स में भी ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है जी। और डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम्स इश्यूज आ सकते हैं। पार्ट 2 का सुपर एनुएशन फ़ंड से ताल्लुक़ है। सुपर एनुएशन फ़ंड को ऐसे ही समझें कि ये एक एडिशनल फ़ंड है जो एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनके बेनिफिट के लिए रखेगा। सेम अप्रूवल का तरीका, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कैसे करेगा, डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन कंट्रीब्यूशन पेड टू एम्प्लॉयज़ के टैक्स वगैरह कैसे डिडक्ट होगा, तो ये सब इस फंड के मुताबिक यहाँ पे 6 शेड्यूल के अंदर पार्ट 2 में डेफिनेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस दी गई हैं, ताकि आपको गाइडेंस हो कि आप जब कमिश्नर के पास लेके जाएं अपने फ़ंड को, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको अप्रूव ना करें, लेकिन आपके एम्प्लॉय को फिर नुकसान होगा, क्योंकि जब उसको ये लमसम पैसे मिलेंगे या जब आप मंथली कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो अमाउंट उसकी सैलरी में ऐड होती रहेगी। ग्रेचुटी का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर खुश है अपने एम्प्लॉय से, तो उसको खुशी से जो पैसे दे रहा है उसको ग्रेचुटी फंड्स कहते हैं, ग्रेटफुल होना। और उसका भी सेम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड तरीका है कि अप्रूवल कैसे लेनी है कमिश्नर से, अप्रूवल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ़ंड इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत होना चाहिए, यानी वो पैसे जो बिज़नेस से बाहर गए हैं वो फिर बिज़नेस के लिए कहीं यूज़ ना हो जाए, मिस यूज़ ना हो जाए। एप्लीकेशन कैसे देंगे, ग्रेचुटी कब सैलरी कंसिडर होती है, ठीक है जी, देख लेते हैं।
gratuity deemed to where a gratuity is paid to an employee during his lifetime, the gratuity shall be treated as salary paid to the employee for the purpose of this ordinance. तो जब ग्रेचुटी उसके लाइफ टाइम में उसको पे होगी, जब भी रिटायरमेंट पे ड्यूरिंग द सर्विस, तो सैलरी के तौर पे ट्रीट होगी। सेकंड शेड्यूल में जाके देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के ये जो अप्रूव्ड ग्रेचुटी है जिसका 6 शेड्यूल हम देख रहे हैं, तो आया ये एग्जेम्प्ट है कि नहीं। क्योंकि लॉ, टैक्स लॉ का रूल मैं बता दूं, जो मैं भी फॉलो करता हूँ पिछले 20 सालों से, कि बार बार आपको सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, इससे मेरी जो 20 साल की अंडरस्टैंडिंग है उसमें इजाफा हुआ है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको भी इंकरेज करूँगा कि ख़ास तौर पे अगर आप प्रोफेशनल हैं तो टैक्स लॉ को कंप्लीट रीड करें 1 से 2 सालों में, 1 से 2-3 सालों में। सिर्फ उन सेक्शंस पे फोकस ना करें, विद होल्डिंग हो गए या सैलरी हो गया या मे बी शायद नॉन प्रॉफिट का हो गया या कोई और सेक्शन हो गया, अपील्स का हो गया, हाई कोर्ट का हो गया, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, बल्कि सारे सेक्शंस। इससे आपके क्लाइंट को और आपको फ़ायदा होगा। आपसे पार्ट 32 में मुलाकात होगी। हम जो है क्या कहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अब 533 पेजेस हो चुके हैं, को 50 के करीब, 60 के करीब पेजेस रहते हैं, जिसमें 14 शेड्यूल तक हम जाएंगे और 7 शेड्यूल पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे थे टैक्स मास्टर क्लास।